गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। क्लास 11th का इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणियां। हालांकि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास 10th में आप लोग कर चुके हैं, क्लास 10th में बेसिक इसका पढ़ चुके हैं, इसलिए शुरुआत में तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया मजेदार चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे मैथमेटिक्स में यूज होता है। वो चाहे ज्योमेट्री का पोर्शन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हो, चाहे वो कैलकुलस का पोर्शन हो, जो भी पार्ट आप मैथमेटिक्स में देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको सीरीज से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस कंसेप्ट का वहां पर आपको उपयोग देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को बहुत हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है बेटे। ये चैप्टर जो है बहुत आपको यूजफुल होगा आगे के लिए, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुनिए, ठीक है। इसको समझिए और इसको लगाइए। तो ये चैप्टर हम शुरू करने चल रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक है अनुक्रम। अनुक्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। तो ये है एक संख्याओं का एक ऑर्डर, संख्याओं का एक क्रम। जब नंबर्स को एक नियम के अनुसार, एक रूल के अनुसार हम उनको व्यवस्थित करते हैं, उनको अरेंज करते हैं, क्रम में लिखते हैं, तो उनको हम अनुक्रम कहते हैं, उनको हम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हमने कुछ नंबर्स लिए और 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, ये इवन नंबर्स का एक ऑर्डर है, इवन नंबर्स का एक अरेंजमेंट है जो लगातार बढ़ता हुआ क्रम है। इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। और अगर इसी को हम उलट करके लिखें, 16 14 15 इस 14 12 एंड सो ऑन, इस तरीके के नंबर्स अगर हम लिखते हैं और टिल लास्ट में हम 2 लिखते हैं, तो ये जो सीक्वेंस है ये भी सीक्वेंस कैसा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। और इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, अवरोही क्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये अवरोही क्रम है और ये आरोही क्रम है, ठीक है। अवरोही क्रम या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। और ये है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो संख्याओं को एक नियम के अंतर्गत जब हम उनको लिखते जाते हैं और उससे जो उनका एक अरेंजमेंट प्राप्त होता है, उसको हम अनुक्रम कहते हैं। तो ये अनुक्रम है, ये सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस को हम एज ए, अगर हायर स्टडी करें उसकी, तो सीक्वेंस एक प्रकार का फंक्शन भी है और इस फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर n जो है इसका डोमेन हो सकता है, होगा n इज द डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स।
प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी इसका डोमेन बनेगा, और इसका परिसर एस। एस क्या है? ये है सेट ऑफ रियल नंबर, set of real numbers, or you can say that subset of real numbers. ठीक है, रियल नंबर्स। तो S इसको हम प्रसार कहते हैं, ठीक है, या रेंज कहते हैं। रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन इज द सीक्वेंस। ए सीक्वेंस is a function whose domain is set of natural number and range is either set of real number or subset of real numbers। तो इनको सीक्वेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो अनुक्रम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अनुक्रम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो रिप्रेजेंट करने के लिए सीक्वेंस को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। सीक्वेंस को डिनोट करने का नोटेशन ऑफ सीक्वेंस, नोटेशन ऑफ सीक्वेंस प्रदर्शित करने का तरीका अनुक्रम का जो है वो ये है। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन 100, ये क्या है? एक सीक्वेंस है। 1/2 1/3 1/4 एंड सो ऑन, ये क्या है? एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस के नंबर सीक्वेंस के जो नंबर्स हैं ये एक नियम को अनुपालित करते हैं, नियम को, एक रूल्स को ओबे करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब ये एक रूल के अंतर्गत होते हैं तो हम इसमें कुछ टर्म्स अगर लिखे गए हैं तो उसका नेक्स्ट टर्म हम उसी रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ठीक है। जैसे यहां पर क्या है कि 1 2 3 4, 1 इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इस सीक्वेंस में देखें तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। अब नेक्स्ट फोर्थ टर्म क्या होगा? तो इसी पैटर्न पर हम इसको कह सकते हैं 1/5 इसका नेक्स्ट टर्म होगा, और इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1/5 का? तो हम लिख सकते हैं इसका नेक्स्ट टर्म 1/6 होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस को देखकर और उसके रूल को समझकर हम नेक्स्ट टर्म आसानी से बता सकते हैं। तो ये रहा नोटेशन ऑफ सीक्वेंस, और इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सर्टेन रूल्स को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की बात करते हैं कि सीक्वेंस के पहले टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम कितने प्रकार का होता है ये हमें देखना है। तो ये दो तरीके का होता है। नंबर 1 फाइनाइट सीक्वेंस, यानी इसको हिंदी में कहते हैं परिमित अनुक्रम। क्या होता है? एक ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, जिसमें पदों की संख्या को काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस या परिमित अनुक्रम कहते हैं। A sequence in which the number of terms is finite, or you can say that number of terms are countable, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल सीक्वेंस भी कहलाता है और ये फाइनाइट सीक्वेंस भी कहलाता है।
और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे 3, 5, 7 और इस तरीके से ये 97। अब यहां पे क्या है कि यहां फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म 5 है, थर्ड टर्म 7 है और इसका एंड टर्म यानी लास्ट टर्म यानी अंतिम पद जो है वो 97 है। 97 के आगे इसमें कोई पद दिया नहीं है, तो ये कैसा सीक्वेंस है? ये फाइनाइट सीक्वेंस है, यानी जिसका लास्ट टर्म हमको पता होता है या नंबर ऑफ टर्म पता होता है तो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। सेकंड है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस अपरिमित अनुक्रम। अब जैसा कि इसका नाम ही है अपरिमित, यानी जिसका सीमा नहीं है, असीमित। अपरिमित का मतलब असीमित, अनलिमिटेड, इनडिफाइंड, जिनके नंबर ऑफ टर्म्स अनिश्चित होते हैं, जिनके नंबर ऑफ टर्म्स अनकाउंटेबल होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, उस सीक्वेंस का नाम है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यही सीक्वेंस अगर ऊपर वाला ले लें तो ये इस तरीके से इसको हम डॉट 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 करके लिख सकते हैं। लास्ट में कोई इंड टर्म यहां पर हमें इंडिकेट नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है, तो ऐसे सीक्वेंस को इनफाइनाइट सीक्वेंस, अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए ए सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स, जो कि यहां दिया गया है। ये सीक्वेंस कैसा है? ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस कैसा है? ये फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि फर्स्ट टर्म 16 है, सेकंड टर्म 14 है, लास्ट टर्म 2 है, तो फर्स्ट और लास्ट भी दोनों फिक्स हैं, तो इनकी बाउंड्री जो है वो एक लिमिटेड है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, और 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन को कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये हो गया इनके टाइप्स ऑफ सीक्वेंस की बात। ठीक है, जब भी इस तरीके के डॉट डॉट लगा हो और आगे कोई टर्म इंडिकेट नहीं किया गया है तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें जैसे कि हमने बताया कि टर्म यानी पद, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो इसी तरीके से एक व्यापक पद की इसमें बात कही गई है, जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसको व्यापक पद कहते हैं। ठीक है, अनुक्रम का व्यापक पद क्या है? तो अनुक्रम का व्यापक पद दिखाने के लिए tn या फिर an इस्तेमाल किया जाता है। an means nth term of the sequence, tn means nth term of the sequence, nth term of sequence, इस तरीके से जनरल टर्म को इंडिकेट किया जाता है। जब किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म हमको मालूम है या किसी सीक्वेंस का nth टर्म मालूम है, तो उसकी हेल्प से हम कोई भी टर्म उस सीक्वेंस का निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है, ये ऑलवेज नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया जाता है। तो n की वैल्यू पुट करके हम किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म से किसी भी पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू को पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए कि an इज इक्वल टू 2n+1 है। अब तो इसकी हेल्प से सीक्वेंस बनाना है, अनुक्रम बनाना है। अनुक्रम बताइए, तो इसके लिए n इज इक्वल टू 1 रखिए,
2 रखिए, 3 रखिए एंड सो ऑन। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 2 into 1 plus 1 is equal to 2 plus 1 that is equal to 3 and n is equal to 2 पुट करेंगे तो 2 into 2 plus 1 is equal to 4 plus 1 is equal to 5। इसी तरीके से थर्ड टर्म निकालना है तो 2 into 3 plus 1 3 2 जा 6 plus 1 7 a4 2 into 4 plus 1 4 2 जा 8 plus 1 9 and in the same way अगर हमें 10th टर्म पता करना है तो 2 into 10 plus 1 20 plus 1 is equal to 21। इस तरीके से जो भी टर्म हम फाइंड आउट करना चाहें वो टर्म इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर दिया गया आपको 1/3 1/5 1/7 इस तरीके से है तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, ये लॉजिक आपको अप्लाई करके देखना है कि इसका जनरल टर्म क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो है इसको हम लिख सकते हैं 2n minus 1। tn क्या लिख सकते हैं 2n minus 1। अब जैसे 2n minus 1, अब n की वैल्यू यहां 1 मिनट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 plus n 2n minus 2 2n plus 2, इसका an क्या लिख सकते हैं 1/2n plus 1। अब देखिए यहां पे ये इसका जनरल टर्म हो गया। कैसे जनरल टर्म हो गया, n की वैल्यू यहां 1 रखेंगे तो 2 plus 1 3 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 plus 1 1/5 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे 3 2 जा 6 plus 1 1/7 आ जाएगा। इस तरीके से इसका जनरल टर्म ये हुआ। तो किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म अगर हमें मालूम है तो हम उसका 10वां पद 20वां पद 30वां पद 99th टर्म उसका 100th टर्म जो भी हमको फाइंड आउट करना है बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बेस पर आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस दिया है और उस सीक्वेंस का nth टर्म दिया है। लिखा है यदि किसी अनुक्रम का nवां पद निम्न प्रकार परिभाषित है, इफ nth term of a sequence is defined as tn is equal to n upon n by 96 minus 1 if n is not a square of natural number। अगर n किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है, स्क्वायर नहीं है, तो tn को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि n प्राकृतिक संख्या का वर्ग है तो tn 13/2 होगा। ठीक है, यानी जितनी भी स्क्वायर में टर्म्स होंगे उन सब के लिए वैल्यू इसकी यही रहेगी। तो हमें 960th टर्म फाइंड आउट करना है। तो सिंस 960 इज नॉट ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये किसी का वर्ग नहीं है। किसी का वर्ग ना होने के कारण इसके लिए जो फंक्शन लगेगा वो फंक्शन क्या होगा ये। तो tn इज इक्वल टू क्या है यहां पर n अपॉन n
by 96 minus 1, then t 960th टर्म के लिए 960 अपॉन 96 माइनस 1, ठीक है। n के प्लेस पे 960 हमने पुटअप कर दिया। अब इसको सॉल्व करो जरा, तो 960 और 96 से डिवाइड करोगे तो 10 माइनस 1 आएगा, 960 अपॉन 9 हो गया, ठीक है। अब इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है। ये कैंसिल हो गया आ गया। अब इसको लिख सकते हो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 2/3, ये आंसर हो गया। अब दूसरी चीज निकालना है 960 1th टर्म, ठीक है। तो अब यहां पर लिख सकते हैं सिंस 961 इज ए स्क्वायर ऑफ 31, ये 31 नेचुरल नंबर है और 31 का स्क्वायर करेंगे तो 961 आता है, ठीक है। आप करके देख सकते हो, 31 गुणे 31 करोगे तो 961 तुमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमारा जो nth टर्म है वो 13/2 है, तो t9061th की वैल्यू कितनी हो गई, 13/2। यहां पे कोई चेंज नहीं आना है। अगर यहां पे कहा जाता कि 16th टर्म बताइए, तो 16th टर्म के लिए क्या है, ये 4 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है तो t16 क्या लिखोगे, ये भी 13/2 आएगा। फॉर 25th टर्म्स, अगर 25th टर्म कहें तो 25th टर्म इज आल्सो 25 इज आल्सो स्क्वायर ऑफ 5, 5 का वर्ग है, तो इसके लिए भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यही आएगी। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। टेक स्क्रीनशॉट। देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म इस प्रकार से परिभाषित है। इस सीक्वेंस whose nth term is defined as tn equal to an square plus bn plus c, and also given t2 second term is 3, fourth term is 13 and seventh term is 113, ठीक है। You have to prove 3tn is equal to 17n square minus 87n plus 115, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखते हैं, जो हमारे पास गिवन है tn is equal to an square plus bn plus c, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं और सेकंड टर्म मालूम है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जब कोई nth टर्म दिया होता है तो जो टर्म निकालना है n की वही वैल्यू रख देते हैं। सेकंड टर्म निकालना है तो n is equal to 2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे या पुट करेंगे, ठीक है। तो ये लिखेंगे n is equal to 2 के लिए ये हो जाएगा t2 is equal to 2 का स्क्वायर यानी 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। इसको सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेंगे तो ये t2 यहां से हटा देंगे, ठीक है। और t3 की वैल्यू यहां पे दे रखा है 13, तो इसको क्या लिखेंगे, t3 हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 13, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। सेवेंथ टर्म गिवन, सॉरी यहाँ पे फोर्थ टर्म गिवन है, तो ये 4 का स्क्वायर 16a प्लस 4b प्लस c। नेक्स्ट सेवेंथ टर्म दिया है तो 77 is equal to 113, this implies that 7 square 49a plus 7b plus c
इज इक्वल टू 113, इक्वेशन नंबर 4 ये बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो एक इक्वेशन मिलेगा और सी एलिमिनेट हो जाएगा। 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो सी एलिमिनेट होगा और ए बी में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन 2। इसको माइनस करके देखते हैं क्या आता है। तो ये है 16a प्लस 4b प्लस c इज इक्वल टू 13 एंड 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 3। माइनस कर दीजिए इसको, तो माइनस करने से ये कैंसिल हो रहा है। 16 माइनस 4 ये 12a, 4 माइनस 2 प्लस 2b और 13 माइनस दिस 10। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6a प्लस b इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ये आएगा फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, सेम प्रोसेस हम 4 माइनस 3 करके देखते हैं। इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। नाउ वी गेट हियर 49a plus 7b plus c is equal to 113 and 16a plus 4b plus c is equal to 13। ठीक है, तो माइनस करने पर ये कैंसिल हो रहा है और 9 में 6 घटेगा 3, 4 में 1 घटेगा 3, 33 हो गया। a प्लस 7b में से 4b माइनस करेंगे तो आएगा 3b और 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, 100 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया हमारा 3b। ठीक है, इक्वेशन हो गया 6। अब इक्वेशन नंबर 5 a और b अननोन क्वांटिटी है और इक्वेशन नंबर 6 में भी a b अननोन क्वांटिटी है, यानी a और b में दो इक्वेशन हमको सॉल्व करनी। इन दोनों को सॉल्व करने से a और b की वैल्यू मिलेगी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है इक्वेशन 6 में से इक्वेशन 6 माइनस, यहां पे 3 भी है और यहां केवल b है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 इक्वेशन 5 वी गेट, तो ये आ जाएगा 33a प्लस 3b इज इक्वल टू 100 और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18a प्लस 3b इज इक्वल टू 5 3 जा 15। माइनस करके देख लीजिए तो ये कैंसिल हो रहा है। 13 में 8 घटेगा 5, 2 माइनस 1 1 15 और यहाँ 10 माइनस 5 5 हो गया और 9 माइनस 1 दिस 8 हो गया। a इज इक्वल टू 85 अपॉन 15 यानी 17 अपॉन 3। 5 से कैंसिल करने पर ये आ जाएगा 17 अपॉन 3। ठीक है, a की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 5 हमको क्या मिलेगा 6 इंटू 17 अपॉन 3 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो 3 2 जा 6 हो गया और 17 गुना 34 प्लस b इज इक्वल टू 5। तो b इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 34 यानी ये माइनस 29 आ गया। ठीक है, 14 में 5 घटेगा 9, तो माइनस 29 यानी b की वैल्यू माइनस 29 होगी। ठीक है, अब देखिए c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में a और b की वैल्यू यहां पे पुट कर दें। तो पुट करने से आएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b in equation
2 में अगर हम पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए 4 इंटू ए की वैल्यू 17/3, बी की वैल्यू 29, ठीक है, इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो 17 चौका 68, 68/3 माइनस 2 9 दैट 18, 2 टू द 4 and 58 प्लस सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या हो गई, या 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 8, 68 माइनस 3 8 24, 3 5 15 और 2 17, 1 प्लस 3c इज इक्वल टू 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करो, 14 में 8 घटेगा 6, 6 में 6 घटेगा 0, 1 6 माइनस में आ गया और प्लस 3c इज इक्वल टू 9। तो 3c इज इक्वल टू 9 प्लस 106, 115। c की वैल्यू आएगी 3 त्रिका 9, 2 11, तो ये आ जाएगा c इज इक्वल टू 115/3, 115/3, ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है। c की वैल्यू हमको मिल गई। तो अब देखिए a की वैल्यू हमारे पास 17/3, b की वैल्यू -29, c की वैल्यू 115। इन तीनों वैल्यूज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो tn की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकलेगी, देखिए tn इज इक्वल टू आ जाएगा 17/3 का स्क्वायर कर दें, सॉरी 17/3 n स्क्वायर, और b की वैल्यू -29n प्लस c की वैल्यू है 115/3। अब इसको 3 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये अपॉन का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3tn इज इक्वल टू 17n स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने पर 87n प्लस 115। यही हमको फाइंड आउट करना था, सो प्रूव्ड इजीली, ठीक है। इस तरीके से हम इन में nth टर्म दिया था, इस nth टर्म से a b c 3 अननोन क्वांटिटी निकाल दी थी। तो यहां पर हमने t2 t4 और t7 के हेल्प से 3 इक्वेशन प्रिपेयर किया, उनको सॉल्व करके abc की वैल्यू निकाली। abc की वैल्यू निकालकर tn की जो वैल्यू इनिशियल में हमको दिया हुआ उसमें हमने पुट कर दिया और जो रिजल्ट हमको लाना था वो मिल गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीक्वेंस से रिलेटेड पहली एक्सरसाइज जो है वो हम करेंगे। तो तब तक इसको आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, देखिए, समझिए, और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज प्राप्त हो रही है तो इसको लाइक करना नहीं भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल को निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करें, ठीक है। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियो को जो भी नेक्स्ट अपलोड होगा उस वीडियो का लाभ आप सबको मिल सके। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, इस अवसर पर हम सभी युवाओं को, सभी छात्रों को, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पढ़ते रहिए और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, परिवार में अपने को बढ़िया से ऐसे व्यवहार से जो है संपन्न कीजिए जिससे पूरा परिवार आपसे खुश रहे और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए अपने अंदर सद्गुणों को आवाहित करते रहिए, ठीक है। तो अपने अक्षरों का ज्ञान, अपने व्यवहार का ज्ञान, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत होने का ज्ञान, ये सारी चीजें आपको बहुत जरूरी हैं। कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के कारण आजकल फिर विद्यालय
और बहुत सारे संस्थान बंद हो रहे हैं, तो पढ़ाई का एकमात्र साधन है जो है डिजिटली। तो डिजिटल माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच।